वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 16th लेक्चर है और इसका टाइटल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब तक आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बाकायदा एक स्टेटमेंट भी बनता है जो कि इस लेक्चर में आपको करवाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो शो करता है कि वैल्यू जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम की, कि जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम कितना हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, और अमाउंट जो स्पेंड होता है लेबर के ऊपर और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस के ऊपर, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं और गुड्स जो है वो अनसोल्ड हुआ है स्टॉक में। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है कि इसके अंदर रॉ मटेरियल का हिस्सा होता है। रॉ मटेरियल के अंदर ओपनिंग स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, प्लस परचेजेस जो ख़रीदा गया होता है, उसके अलावा कॉस्ट इनकर्ड टू परचेज रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल को ख़रीदने के अंदर भी जो कॉस्ट आई है वो आती है, और फिर माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। तो इसका जो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें कन्वर्जन कॉस्ट ऐड की जाती है। कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, ये जो है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहलाई जाती है। और कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस आता है इसके साथ साथ। वर्क इन प्रोसेस का क्या मतलब, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड दी माइनस दी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दी वर्क इन प्रोसेस। तो इन सब चीज़ों के बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और फिर आखिर में फिनिश गुड्स, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आखिर में इन सब को करने के बाद हमारे सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। अब बारी बारी समझते हैं ये जो आपने टर्म्स पढ़ी इनका क्या क्या मतलब है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है वो यूज़ होती है कंजम्पशन के लिए, ऐसी कंजम्पशन जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हुई। जितना सामान प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हुआ, जितना मटेरियल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हो गया, उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहा जाएगा। अब ओवरहेड्स कॉस्ट क्या होती हैं। ओवरहेड्स वो होते हैं जो इनडायरेक्ट किस्म की कॉस्ट होती हैं, जो अदर कॉस्ट कहलाई जाती हैं, प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं, जैसे कि फैक्ट्री यूटिलिटीज़ हैं, सुपरवाइज़र की सैलरीज़ है, इक्विपमेंट की रिपेयर्स हैं। अब ये कॉस्ट डायरेक्टली तो नहीं आ रही होती, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे आ रही होती हैं। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी जो मटेरियल यूज हुआ है, प्लस लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट, उसको हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। तो इसका अगर आसान वर्ड में समझे तो इसका मतलब है कि वो टोटल कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर आ रही है उसको हम जो है वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। यानी मटेरियल कंज्यूम की भी कॉस्ट हो गई, जो लेबर काम कर रहे हैं उनकी भी कॉस्ट हो गई, और जो ओवरहेड्स आ रहे हैं, जो भी अखराजात दूसरे हैं वो भी आ गए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है। ये है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो यहाँ पे आ गई, प्लस ओपनिंग स्टॉक और लेस दी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ये आ गई आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो आपने निकाला है यहाँ, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर फिनिश गुड्स को लेते हैं, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर वर्क इन प्रोसेस को लेते हैं। तो इस बात को आपने समझना होगा, वरना कन्फ्यूजन हो सकती है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट या बेसिक कॉस्ट क्या होती है। प्राइम कॉस्ट या बेसिक कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये दोनों जो है ये इसके अंदर समझने डायरेक्ट कॉस्ट शामिल है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है हम प्राइम कॉस्ट या बेसिक कॉस्ट कहते हैं। अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये वो कॉस्ट होती है जो कन्वर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनकर्ड होती है, इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। और इसका फार्मूला है लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि जो लेबर काम कर रहा है वो कन्वर्ट कर रहा होता है, और जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स वगैरह होते हैं वो भी यूज़ हो रहे होते हैं कन्वर्ट करने के अंदर। तो इसी वजह से ये है। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने दी गई है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की एक एग्जाम्पल दी गई है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस डेटा को कैलकुलेट करते हुए आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है XYZ कंपनी का, जिसका स्टॉक लेवल दिया हुआ है हमें, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का भी दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस का भी दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का भी दिया हुआ है हमें, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड हमें दिया हुआ है कितना हुआ, पेड टू लेबर दिया हुआ है हमें, और साथ में अदर प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद XYZ कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट होता है उसका नाम लिख दिया, फिर फॉर द पीरियड एंडेड, जिस पीरियड के लिए भी बन रहा है, जिस ईयर के लिए भी बन रहा है वो ईयर लिख देंगे हम यहाँ पे। फॉर द पीरियड एंडेड जैसे 2020 है तो 2020 इस तरह, तो इस तरह करके हम लिखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल लिखा है, तो फिर रॉ मटेरियल के अंदर हमारे सामने आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो है 1 लाख रुपीज़। ये देखें आप,
ओपनिंग स्टॉक जो आया रॉ मटेरियल का वो यहाँ से आया 1 लाख रुपीज़ का। उसके बाद प्लस परचेजेस। अब परचेजेस कहाँ से आ गया हमारे सामने 2 लाख की परचेजेस हुई, वो यहाँ नीचे लिखा हुआ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो 2 लाख की परचेजेस हमारे सामने आ गई। प्लस कॉस्ट इनकर्ड टू परचेज रॉ मटेरियल। अब यहाँ हमें कोई कॉस्ट नहीं दी हुई पर रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, तो वो ज़ीरो आ गया। माइनस कर देंगे क्लोजिंग रॉ स्टॉक रॉ मटेरियल, क्लोजिंग जो स्टॉक है रॉ मटेरियल का उसको हम माइनस कर देंगे, जो कि है 85,000। वो कहाँ है, यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग जो स्टॉक है रॉ मटेरियल का उसको हमने माइनस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गई हमारे सामने। अब देखते हैं हम कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट निकालने के लिए हमने लेबर कॉस्ट निकालनी है। अब ये लेबर कॉस्ट है हमारे सामने 150,000 के हमारे सामने लेबर कॉस्ट आ गई। लेबर कॉस्ट हमारे सामने ये दी हुई है, पेड टू लेबर वेरिएटी आउट ऑफ विच 150,000 यूज्ड ऑन दी प्रोडक्शन। तो यूज्ड ऑन दी प्रोडक्शन 150,000 वो आ गई हमारे सामने। फैक्ट्री ओवरहेड आ गए हमारे सामने 50,000 की। देखें अदर प्रोडक्शन कॉस्ट जो आई है हमारे सामने 50,000 आ गई, तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया हमारे सामने 50,000 का। तो हमारे सामने जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई अब तक की वो आ गई 2 लाख की। तो हमारी ये कॉस्ट हो गई कन्वर्जन कॉस्ट। और फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ गई जब हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाली थी उसको, और कन्वर्जन कॉस्ट को हम प्लस करेंगे तो हमारे सामने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई जो कि है 4,15,000। अब है हमारे सामने वर्क इन प्रोसेस में हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का जो कि है 90,000। तो ओपनिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोसेस का, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का 90,000 हमने उठा लिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है वो है 95,000, वो हमने यहाँ से उठा लिया। और इसके बाद ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को करने के बाद जो टोटल एक हमारे सामने अमाउंट आएगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आने के बाद सिर्फ हमारे सामने फिनिश गुड्स को ऐड और लेस करना रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक हम फिनिश गुड्स का लेंगे, उसको हम ऐड करेंगे, वो है 150,000, और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, वो है 140,000। तो हमारे सामने आ जाएगा फाइनल जो आ जाएगा हमारे सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ जाएगा 4,22,000 हमारे सामने अमाउंट आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो बनेगा जब आपके सामने क्वेश्चन दिया हो। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए और इस हिस्से को बार बार देखिए। अच्छा, एक और इलस्ट्रेशन दी हुई है, उसके अंदर भी इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट बनाने के लिए दिया गया है। अब है आपके सामने स्टॉक कार्ड। स्टॉक कार्ड क्या होता है? स्टॉक कार्ड यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड रखने के लिए कि कितना स्टॉक आ रहा है और कितना स्टॉक जा रहा है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है। स्टॉक का अकाउंट आइटम नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ, और उसके अलावा अब आप इसको समझिए इसका फॉर्मेट को। इसमें सबसे पहले यहाँ डेट आएगी, फिर रिसिप्ट आएगी जो रिसिप्ट हो रहा है, उसके अलावा क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी है, और रेट का मतलब है पर पीस क्या रेट चल रहा है, और अमाउंट के अंदर टोटल आ जाएगा। जब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट होगा तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके अलावा फिर डेट है, फिर इशूज़ है, वो रिसिप्ट वाला हिस्सा था, ये इशूज़ वाला हिस्सा है। जितना स्टॉक आप इशू कर रहे हैं, क्वांटिटी आई, रेट आया, और फिर अमाउंट आ गया। अमाउंट जो है वो क्वांटिटी और रेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे। स्टॉक कार्ड के 2 हिस्से होते हैं, रिसिप्ट और इशू साइड। ये दोनों आपको करवा दिए गए, समझा दिए गए। ये रिसिप्ट साइड और ये इशू साइड है। बोथ साइड हैव नाइदर कॉलम्स दैट इंक्लूड द नेचर ऑफ द। अब अच्छा, इसमें सिमिलर कॉलम होते हैं जो दोनों साइड्स होती हैं, और उनमें शामिल क्या होता है? नंबर ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स टू बी कीप्ड, क्वांटिटी होता है, नेचर होती है, क्वांटिटी होती है, रेट होता है जिस पे वो ख़रीदा गया था, और टोटल वैल्यू जो है वो आइटम्स की, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। रिसिप्ट साइड यूज़ होती है रिकॉर्ड करने के लिए डेटा उन आइटम्स के लिए जो स्टॉक में आ रहे हैं, और इशूड साइड होती है जो जा रहे होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक देखते हैं अब क्या है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परचेज़ करती है मुख्तलिफ़ तरह के मटेरियल को पूरे साल के अंदर। तो जो प्राइसेस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं इन्फ्लेशनरी कंडीशन की वजह से, यानी कि महंगाई की वजह से प्राइसेस के अंदर फ़र्क आ सकता है। तो क्वेश्चन ये निकलता है कि कौन सा आइटम को पहले बेचा जाए और कौन सा आइटम को बाद में इशू किया जाए मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए। मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए किसको पहले इशू किया जाए और किसको बाद में इशू किया जाए। तो इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक पॉलिसी बनानी पड़ती है स्टॉक के इशू के लिए। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग की जो जितने भी इश्यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के और वैल्यू के, वो रिकॉर्ड होते हैं पॉलिसी के मुताबिक। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाती है, उसी के मुताबिक रिकॉर्ड करती है। मोस्टली तौर पर 3 मेथड्स यूज़ होते हैं वैल्यूएशन के, वो है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड वेटेड एवरेज। तो फीफो में क्या होता है, ये उस एजम्पशन पे काम करता है कि जो मर्चेंडाइज पहले ख़रीदा जाता है उसी को पहले इशू किया जाएगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो मेथड है। और फीफो के अंदर ओल्डेस्ट जो चीज़ है, ओल्डेस्ट अवेलेबल जो परचेज कॉस्ट है वो ट्रांसफर्ड हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में। और एज द करंट अकाउंट इज़ वैल्यूड एट मोस्ट रिसेंट प्राइजेज द करंट एसेट ऑफ द कंपनी
हैज़ द लेटेस्ट एसेट वैल्यू। तो जो करंट अकाउंट होता है वो वैल्यूड होता है मोस्ट रिसेंट प्राइसेस के ऊपर, जितनी ज़्यादा रिसेंट प्राइसेस हो रही होती है मार्केट के अंदर। और जो करंट अकाउंट होता है उसका लेटेस्ट एसेट वैल्यू होती है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट आपके सामने लीफो जिसको कहते हैं, ये उस असम्पशन के ऊपर काम करता है कि जो रिसेंटली परचेस्ड है, जो सबसे आखिर में चीज़ खरीदी गई है उसको सबसे पहले इशू किया जाएगा। लीफो का उलट है, फीफो का उलट है ये लीफो। और ये जो है एक अल्टरनेटिवली यूज़ मेथड है डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक की। लीफो का अंदर जो है वो मोस्ट रिसेंट अवेलेबल जो परचेज़ होती है, सबसे ज़्यादा आखिर में जो खरीदने वाली है, वो उसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में। और एज ए करंट स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ओल्डेस्ट प्राइसेस, जो करंट स्टॉक होता है वो वैल्यूड किया जाता है ओल्डेस्ट प्राइस पे। तो जो करंट एसेट होता है कंपनी का, उसकी ओल्डेस्ट एसेट वैल्यू होती है। अब आखिरी जो मेथड है वो है वेटेड एवरेज। इसमें क्या होता है कि एक एवरेज होता है, एवरेज यूज़ किया जाता है। एवरेज इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो कंप्यूटर होती है डिवाइड करने से टोटल कॉस्ट जो होती है गुड अवेलेबल की डिवाइड कर दी जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंटरी। जितनी भी टोटल कॉस्ट होती है उसको नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के 100 पीस ख़रीदे गए 1 लाख में, तो उन 100 पीसेस को डिवाइड कर देंगे, 1 लाख से हम डिवाइड कर देंगे 100 पीसेस को, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं। एक एवरेज हम ले लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये तमाम जितने भी आइटम्स होते हैं इन्वेंटरी के, उनके अंदर सेम कॉस्ट पड़ जाती है। यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा में ख़रीदी, कोई कम में ख़रीदी, तो सबकी हमें एक ही कीमत दिखाई देगी। एवरेज निकाल देते हैं हम एक। अब ज़ाहिरी बात है 1000 रुपये पड़ गए, 1 लाख के सामान हमने ख़रीदा और उसमें 100 पीस आए, 1000 की चीज़ पड़ गया। अब हो सकता है कुछ पीस की कीमत 2000 हो, कुछ की 500 हो, इस तरीके से भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये जो है एक एवरेज निकाल लेता है। तमाम इन्वेंटरीज़ को सेम वैल्यू असाइन कर दी जाती है, सेम कॉस्ट असाइन कर दी जाती है। इसी वजह से ये एक इफेक्टिव मेथड नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इससे प्रॉफिट जो है वो उस पर असर पड़ सकता है और ये अल्टरनेटिवली यूज़ मेथड किया जाता है। अब आपके सामने एक एग्जांपल दिखाई जा रही है फीफो के तहत, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत एक एग्जांपल है। इसको अच्छी तरह से देखिएगा। इसमें रिसिप्ट और इश्यूज़ हैं। कुछ पीसेस रिसिप्ट हुए हैं और कुछ उसके बाद उनको इशू किया जाता है। अब 1 जनवरी 20 को ये हुआ कि 10 यूनिट्स जो है वो ख़रीदे गए 150 रुपये के हिसाब से पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट की जो कॉस्ट थी, हर पीस की 10 पीस ख़रीदे गए और हर पीस की कॉस्ट जो है वो 150 रुपीज़ थी। तो इसको हमने डेट लिखा पहले, पहले इसको इसका फॉर्मेट समझ लें। पहले लिखा जाएगा फीफो मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, उसके बाद फिर डेट आएगी, रिसिप्ट आएगी और इश्यूज़ आ जाएगी और वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा। तो डेट में हम लिख देंगे कि डेट जिस डेट को हमने रिसिप्ट किया, अच्छा परचेज़ वाले जितने भी होंगे या रिसिप्ट वाले, हम उसको रिसिप्ट पे लिखेंगे। तो 1 जनवरी को हमने रिसिप्ट किया तो हमने उसको रिसिप्ट में लिख दिया कि 10 पीस हुए एट द रेट, यानी कितने पे ख़रीदे गए 150 रुपीज़ पे, एंड दी टोटल अमाउंट इज़ दी 150 रुपीज़। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक पे आप लिख देंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ स्टॉक आपके पास आ गई, जो स्टॉक है 1500 रुपीज़। उसके बाद दोबारा आपने रिसिप्ट किया 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी को रिसीव करने की वजह से दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, डेट लिखी, उसके बाद 15 पीसेस पर 200 रुपीज़ के हिसाब से किया तो वो लिख दिया। तो अब जो पुराना वाला स्टॉक था और जो इस दूसरा वाला स्टॉक है, उन दोनों का टोटल अमाउंट लिख देंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के अंदर। ये देख लीजिए, इस चीज़ को गौर करना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, 2 जनवरी के बाद अब नीचे आपने देखना है कि रिसिप्ट हो गया। अब जो तीसरा रिसिप्ट हो रहा है वो है 10 जनवरी, लेकिन 10 जनवरी से पहले ही इश्यूज़ हो रहे हैं, 5 यूनिट्स इश्यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से हम पहले 5 यूनिट्स को निकालना है। अब पहले 5 यूनिट्स हम कौन से वाले निकालेंगे, जो हमने सबसे पहले ख़रीदे थे। तो यहाँ हमने 5 यूनिट्स को हमने निकालना है। ये देखिए आपके सामने यहाँ है। तो 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ दी 150 रुपीज़, 150 रुपीज़ पे हमने पहले ख़रीदे थे। तो 5 यूनिट्स हम निकालेंगे 150 रुपीज़ के हिसाब से, 750 के हिसाब से। तो यहाँ लिख देंगे हम उसको और माइनस करेंगे तो हमारे सामने स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा। इसी तरह से कुछ और यूनिट्स भी निकालने को कह रहा है, 10 पीसेस और निकालने को कह रहा है। अच्छा, 5 यूनिट्स अब इसके बिक चुके हैं, जो हमने 150 के ख़रीदे थे। तो अब हमारे पास सामने 5 यूनिट्स तो 150 वाले हैं, और अगर हमने 10 यूनिट और निकालने हैं तो 10 यूनिट का मतलब है कि 5 यूनिट हमने और निकालने, तो 5 यूनिट हम और निकालेंगे तो वो निकालेंगे हम 200 रुपीज़ वाले। तो 200 रुपीज़ वाले और निकाले जाएंगे यहाँ पे यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स निकले 150 रुपीज़ के और 5 यूनिट्स निकाल दिए हमने 200 रुपीज़ के। तो 750 एंड 1000 यानी 1750 के टोटल ये निकल गए। तो
इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो 2000 आ जाएगा। अच्छा, अब ये होने के बाद अब दोबारा हम जो है वो देखते हैं 10 जनवरी को अब रिसीव हो रहा है। अब 20 यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं 210 रुपीज़ के हिसाब से। अब 210 रुपीज़ के हिसाब से हमारे सामने रिसीव हुए हुए यूनिट्स आ गए, 4200 के आ गए। 2000 पहले का अमाउंट था हमारे पास यहाँ का, और 4200 उसको हमने ऐड कर दिया तो 6200 हो गया। अब दोबारा हमने इशू करना है 15 जनवरी को 15 यूनिट्स को। अब उनको इशू करने के लिए हमारे पास 10 यूनिट्स तो ऐसे हैं जो ये हमें कह रहा है कि कितने यूनिट्स इशू करो, 15 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स तो हमारे पास ऐसे हैं जो 200 रुपीज़ वाले मौजूद हैं, जो हमने 200 के ख़रीदे थे उसको हम इशू कर देंगे। और बाकी 5 यूनिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमने ख़रीदे थे 210 के, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे और उसका ऐड करके उसका अमाउंट, टोटल अमाउंट हम लिख देंगे और यहाँ पे हम इशू कर देंगे। तो जो हमारे पास स्टॉक का हमारे पास अमाउंट है वो आया है 3150। इसी तरह से वेटेड एवरेज का भी कुछ ऐसा ही होगा। अब वेटेड एवरेज के अंदर भी हम करेंगे कि 10 यूनिट्स हमें रिसीव हुए हैं 150 रुपीज़ के और 15 रुपीज़ के हमें 200। लेकिन वेटेड एवरेज का कुछ ये सिलसिला है कि हमने एक एवरेज निकालेंगे। तो जो 1500 है वो हमारे सामने आ गया, इसका एवरेज हमारे सामने क्या निकल रहा है, 10 यूनिट्स का जो हमारे सामने एवरेज निकला वो 150 रुपीज़ निकल गया। और फिर हमारे सामने यहाँ अमाउंट आ जाता है 4500। अब यहाँ जो है हमने क्या कर रहा है, ये हमें एवरेज निकालने को कह रहा है कि भाई 4500 जो अमाउंट आ रहा है, टोटल जो अमाउंट आ रहा है इन यूनिट्स का जो हमने ख़रीदे हैं, 15000 का ख़रीदा हमने और 3000 का हमने ख़रीदा, मुख्तलिफ प्राइजेस पे ख़रीदा, एक 150 का ख़रीदा, एक 200 पे ख़रीदा। तो ये हमसे कह रहा है कि एवरेज निकालो कि 25 यूनिट्स जो कि टोटल हमने ख़रीदा है, 4500 के हमने यूनिट्स ख़रीदे हैं और 25 यूनिट ख़रीदे हैं। तो 25 को हम डिवाइड कर देंगे 4500 से, तो 180 एवरेज आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम इशू करेंगे तो इशू करने के अंदर हमने 5 यूनिट्स जब इशू कर रहे हैं तो 180 के हम इशू कर देंगे। फिर दोबारा हमने इशू करना है तो दोबारा हम इशू कर देंगे 10 यूनिट्स 180 के। अब जब हम और यूनिट्स ख़रीद रहे हैं यहाँ 210 रुपीज़ के हम कुछ और यूनिट्स ख़रीदते हैं, तो फिर दोबारा हमने जो है वो टोटल अमाउंट हमारे सामने आता है 6000। तो टोटल जो हमारे पास यूनिट्स पड़े हुए हैं 30, तो हम 30 यूनिट्स हम डिवाइड करेंगे 200 आ जाएगा हमारे सामने। अब जब हम इशू करेंगे तो इशू करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स है उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 200। अब 15 यूनिट्स इशू करने हैं तो 200 के हिसाब से इशू कर देंगे, 3000 का अमाउंट पड़ जाएगा। और फिर 3000 का अमाउंट आने के बाद हमारे पास अब जो अमाउंट हमारे सामने बचेगा यूनिट्स का वो 200 के हिसाब से ही है। और अब है आपके सामने इफ़ेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन ऑन मेथड ऑन प्रॉफिट। अब इसमें अज्यूम किया गया है कि 750,000 जो है वो हमने अज्यूम किया है एक वैल्यू को। हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को पहले यहाँ लिखेंगे जो हमारी हमने बेचा है, ये जो है इशू 750 है, 1750 3050, ये हमारी जो है वो सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इसको हमने ऐड कर लेंगे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल अमाउंट जितने में वो बिका उससे हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल को, तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इधर भी यही हुआ है, जितनी भी कॉस्ट ऑफ सेल है जो इशू स्टॉक की जो ये जो इशू का वैल्यू आ रही है आपके सामने 900, 1800, 3000, ये तमाम जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गई। और इससे हम माइनस करेंगे 7500 से इसको माइनस करेंगे तो हमारे सामने ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक अज्यूम्ड वैल्यू है कितने में हमारी सेल हो रही है, ये एक अज्यूम्ड वैल्यू हमने ली। इसी तरह से आगे यहाँ पे भी फीफो की एक एग्जांपल और दी हुई है आपको, और वेटेड एवरेज की भी एक एग्जांपल और दी हुई है। तो ये था आज का लेसन नंबर 16। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।